Hello and welcome to my studio. नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ। आज आज एक विशेष विषय पर बात करेंगे और वो बात है पूरे देश में जिसका तूफान मचा हुआ है, जाति जनगणना। और ये बात इसलिए हम शुरू कर रहे हैं, जाति जनगणना वैसे तो ये बहुत समय से ये प्रोग्राम चल रहा है, मांग चल रही है। और सबसे पहले ये मांग नीतीश कुमार ने बिहार में की थी चीफ मिनिस्टर रहते हुए। अभी भी चीफ मिनिस्टर तो है वो, लेकिन उस समय जब मांग की थी तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लपक लिया। और चुनाव के अंदर 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में इस मुद्दे को आरक्षण से जोड़ करके प्लस संविधान से जोड़ करके सबके सामने रखा। जब ये मुद्दा चुनाव का एक एजेंडा बन गया, एक मांग बन गई, और तब ये ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चा में आया। वैसे तो काशीराम जी जो 85-86 के अंदर, या उससे भी 85-86 या 90 के आसपास समझ लीजिए, उन्होंने ही इस मांग को उठाया था कि जिसकी जितनी इस संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो वही जो स्लोगन है इस जाति जनगणना के पीछे काम कर रहा है। तो अभी आरएसएस ने 3 दिन की बैठक हुई बेंगलोर में, और उसमें भी उन्होंने भी जाति जनगणना पर सवाल किया, मतलब बातचीत की, मुद्दा बनाया। और उन्होंने ये कहा कि जाति जनगणना होनी तो चाहिए, लेकिन इससे खतरे भी हैं। भारत अखंड रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या विभाजनकारी ताकतें जिसमें मजबूत होगी। तो ये जो उन्होंने कहा बात, तो उन्होंने न तो जाति जनगणना का सीधा सीधा सपोर्ट किया, समर्थन किया, और न उसका विरोध किया। तो एक यथास्थिति बनाया। जो आरएसएस की जो नीति है वो सदैव हमेशा से चली आई है, और ख़ास तौर से आरक्षण के मामले में तो आरएसएस की नीति यथास्थिति बनाए रखने में ही है। क्योंकि जब एसटी एससी का आरक्षण हुआ था, तब आरएसएस ने उसका विरोध किया। जनसंघ थी उस समय तो जनसंघ ने विरोध किया, आरएसएस ने विरोध किया। और जब ये मामला आगे बढ़ता गया और मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल आयोग बना, मंडल आयोग में भी बना जनता पार्टी के राज में, और वो इसलिए बनाया गया, और समाजवादियों का दबाव था उसमें, ख़ासतौर से जॉर्ज फर्नांडिस और मधु लिमय और चरण सिंह जी भी थे उस समय तक तो शायद। और इन सब लोगों का दबाव था कि ओबीसी के लिए कोई एक ऐसा आयोग बने जो, और वो संविधान में प्रदत्त है। वैसे तो पंडित नेहरू ने 55-56 में ही जो है काका कालेलकर आयोग बनाया था, और लेकिन उसकी रिपोर्ट भी 56-57 में आ गई थी, मतलब, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। कांग्रेस उसको दबा के बैठी रही और लागू नहीं किया। तो जब ये जनता पार्टी बनी और उसका चुनाव लड़े, तब काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट्स को लागू करना एक मांग थी उसमें, जिसमें जनसंघ भी शामिल थी। तो उस समय फिर जनता पार्टी का राज आ गया, तो समाजवादियों ने कहा कि भाई जनता पार्टी का राज आ गया है, तो अब इस काका कालेलकर कमेटी को लागू करो। तब एक बहाना बनाया गया मुरारजी देसाई और जनसंघ के लोगों द्वारा। मुरारजी देसाई तो संगठन कांग्रेस में थे, वो भी उसके खिलाफ थे, और जनसंघ तो थी ही खिलाफ, मतलब
तो उन लोगों ने एक बहाना बनाया कि ये बहुत पुरानी रिपोर्ट हो गई है, एक नई रिपोर्ट बनवाते हैं, एक नया आयोग बनवाते हैं, और इस तरह से मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग का गठन हो गया, 80 में उसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन सरकार चली गई जनता पार्टी की। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने उस रिपोर्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया, उसको दबाए रखा। तब ऐसे में 89 में फिर वीपी सिंह की सरकार आई, और वीपी सिंह की सरकार ने सारे वो तो खुद स्वर्ण जाति के थे, लेकिन उन्होंने सारे दबावों को झेलते हुए या उनको दूर करते हुए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया, और उसका एक पार्ट लागू किया सिर्फ, जो ओबीसी को 27% आरक्षण की बात थी, वो उसने लागू कर दी। उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, आप सब जानते ही हैं कि उसके बाद किस तरह की वित्त से राजनीति हुई, लोगों को पीछे से तेल छिटक करके और जलाया गया, मारा गया, और एक बहुत बवंडर हुआ ज़बरदस्त, और केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस ओबीसी आरक्षण को वैलिड माना, उसको वैध माना और सही माना। तब अच्छा, जब मंडल आयोग लागू हुआ तब भी जनसंघ वाले, मतलब तब तो भारतीय जनता पार्टी बन गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया, और ये कहकर कि पहले ST/SC का विरोध कर रहे थे। जब मंडल आयोग आ गया तो ये कहकर के विरोध कर रहे थे कि ST/SC का तो ठीक है, लेकिन ये जो है OBC वाला नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो RSS ने अभी स्टैंड लिया, वो का वही स्टैंड जो है उनका मंडल आयोग लागू हुआ था तब था, और वो उसी यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे कि भाई ये तो ठीक है, ST/SC का हो गया तो। और उस समय तक ST/SC का जो आरक्षण था वो इतना, मतलब नॉट सूटेबल कैंडिडेट करके और ख़त्म कर देते थे उस आरक्षण की उसको मयाद को, और 3 साल खाली रख के पोस्ट को, और फिर स्वर्ण से भर देते थे। तो इतना उनको बैकलॉग हो गया, और उनको जो है मिला ही नहीं, आरक्षण ही नहीं मिला, मतलब लोगों को अवसर ही नहीं मिला, लाभ ही नहीं मिला। इसलिए फिर रामविलास पासवान उस समय मुझे याद है कि वो सामाजिक उसके समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे, मंत्रालय के। उन्होंने फिर ये कहा था, नो, कोई भी कारण हो, आप इसको पोस्ट खाली रखें, अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है तो 3 साल बाद आप स्वर्ण से भर नहीं सकते। लेकिन उस समय थोड़े दिन चला ये, और उसके बाद वापस वही रवैया अभी आज तक वही चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहता था कि किस तरह से भाजपा और RSS आरक्षण के विरोधी हैं, और अभी भी हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने जब जाति जनगणना का विधेयक पास करवाया अपने विधानसभा से, तब उनके साथ थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस विधेयक में शामिल थे, उन्होंने उसके पक्ष में वोट किया, लेकिन उसको लागू करवाने में अभी भी अगेंस्ट हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है उसको? जाति जनगणना का काम तो केंद्र सरकार का है। तो ये कहकर के विरोध किया कि स्टेट जो है इस पे कानून नहीं बना सकती है, स्टेट जनगणना नहीं करवा सकती है। तो ये किसी भी तरह से उसको टालने का मामला था। दरअसल जाति जनगणना करने में कोई बुराई नहीं है, और उससे डेटा ही मिलेगा आपको, और उस डेटा के आधार पे उन वंचित लोगों का जो उस डेटा, मतलब जाति जनगणना में ये नहीं है कि खाली आप उस आदमी की जात लिख लें। जाति कौन सी है, काम क्या करता है, शिक्षा क्या है, और उसके घर में कितने लोग हैं, क्या संपत्ति है, ये सारे सारे का डेटा आएगा। और उस डेटा से मालूम होगा कि कितनी जातियों में कितनी गरीबी है।
और जाति के अंदर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि जाति में जाति वर्गीकरण किया जाए, मेरे हिसाब से वो ठीक है वैसे। हालांकि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि वो तो जाति भले कितना ही बड़ा आदमी हो जाओ, वो कितना ही पैसे वाला हो जाओ, उसके बाद भेदभाव तो होता ही। ये बात सही है, भेदभाव होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो जो लोग पिछड़े लोग हैं जिनको अवसर ही नहीं मिला, उनके साथ ज़्यादा भेदभाव होता है। तो उनके भेदभाव को ख़त्म करने की बात क्यों नहीं की जाती है? इसलिए अगर वर्गीकरण होता है जातियों का, तो उन लोगों को अवसर मिलेगा जिनको आज तक बिल्कुल आरक्षण होते हुए भी अवसर नहीं मिला। आप तो नई जातियों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन जातियों को आरक्षण मिला हुआ है उनमें भी कई जातियां ऐसी है कि जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो उनको आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए वर्गीकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो जाति जनगणना का मामला है, ये पार्लियामेंट में जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उठाया, और सही में कहा जाए तो संविधान की जितनी चर्चा हो रही है, वो संविधान की चर्चा सही में कहा जाए तो शाहीन बाग आंदोलन से संविधान जो है हमारे जीवन की चर्चा में आया। संविधान बना हुआ था, लाइब्रेरी में किताबें रखी हुई थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से संविधान के ऊपर चल कर के कोई ज़्यादा काम नहीं हो रहा था। हालांकि ये कानून वानून जो बने हुए हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उनका भी बहुत दुरुपयोग हो रहा था। लेकिन शाहीन बाग के आंदोलन में एक हाथ में तिरंगा झंडा और एक हाथ में संविधान, उसको लेकर के जो आंदोलन हुआ, उसको कोविड के उस बहाने दबा तो दिया गया, उसको हटा भी दिया, वहाँ से लोगों को भगा दिए सब कुछ, लाठी मार के और झगड़ा करके, जैसे भी पुलिस वालों ने। और केंद्र सरकार समझी कि वो आंदोलन ख़त्म हो गया, लेकिन वो आंदोलन नहीं ख़त्म हुआ। वो अभी तक इस चुनाव में भी इतना इफ़ेक्टिव था वो आंदोलन, और उसी आंदोलन का श्रेय उसी आंदोलन को जाता है कि लोग संविधान की कॉपियाँ लेकर के निकले, और इस चुनाव में केंद्र में संविधान रहा और आरक्षण रहा। और ये जो 400 पार का नारा था, उसने इस मूवमेंट को और ज़्यादा मदद की, आरक्षण के और संविधान की, कि ये संविधान को बदल देंगे। और इसी बात को नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर आ जाएं तब भी ये वो संविधान नहीं बदल सकते। मैं जीवित हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी जीवित है तब तक कोई संविधान पर हाथ नहीं लगा सकता। ये सारी बातें उन्होंने भी कही, लेकिन उनके मन में अभी भी संविधान के प्रति और संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान के प्रति आप कितनी आस्था जाहिर करो, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है उसको लागू ना करो तो संविधान के प्रति आस्था क्या हुई? तो इसलिए उन्होंने फिर उसको भी अभी तक भी वो लागू नहीं कर रहे हैं। आज जब आरएसएस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये जाति जनगणना तो करनी पड़ेगी, और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि आप चाहें, आज भले आप विरोध कर रहे हैं जाति जनगणना का, लेकिन हम इसी संसद से, इसी सदन से उसको पास करवा के रहेंगे। और अभी इलाहाबाद में उन्होंने जो बात कही और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसकी पैरवी की, उन्होंने जाति गणना होके रहेगी, अगर ये सरकार नहीं करती है, ये प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो हम नया प्रधानमंत्री ले आएंगे। मतलब सीधी थ्रेट थी। और मेरे को लगता है कि आरएसएस वालों ने जो अभी यथास्थिति बनाए रखने की बात तो कही है, लेकिन फिर भी ये भी कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो ये उसी दबाव में ये बात कही गई है। तो
जा और इसको जैसे चुनाव की मैं बात कर रहा था, तो अखिलेश यादव ने जो पीडीए का जो मामला उठाया और पीडीए को आधार बना करके उसने जो चुनाव में टिकट दिए, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट रहा और उससे ही यूपी में जो है स्थिति बदली। और यूपी में वो जब 37 सीटें जीत के आए और गठबंधन 43 सीटें जीत के आया और 2-3 निर्दलीय उसमें और मिल गए, करीब लगभग 50 के पास पहुंच गए हैं, वो 250 के करीब। तो उससे उनका हौसला बढ़ा, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो जाति जनगणना और आरक्षण के ऊपर काफ़ी दबाव डाल रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात इसमें यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो राजनीति चल रही है देश के अंदर, जो संविधान तो खैर अपनी जगह है ही है, वो तो पुष्ट होना ही चाहिए, लेकिन उसमें जो लिखा है वो लागू होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अलग अलग तरह के कानून बना करके लोगों को फंसाने का काम हो रहा है। जैसे ईडी में कुछ और ऐड कर दिया और अब जो है ऐसा बना दिया कि वो जमानत ही नहीं हो सकती, उसको खुद को प्रूव करना पड़ेगा और जब तक वो केस जो है शुरू नहीं हो तब तक प्रूव कैसे करें। और ईडी जो है हमेशा जब वो मैच्योर होने वाला मामला होता है तब एक नई चार्जशीट लगा देते हैं, तो फिर वो जमानत नहीं होती है, फिर वो जेल में ही रहता है। ऐसे करके उन्होंने केजरीवाल को, जैसे चीफ मिनिस्टर को जेल में रख रखा है, हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखा और रिजल्ट जीरो है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 15-15 घंटे तक उनकी वो इंट्रोगेशन हुआ उनका ईडी द्वारा और रिज़ल्ट कुछ नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं है। और दूसरी तरफ जो बाहें मरोड़ करके पैसे ले रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में, उनकी तरफ ईडी कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे कानून बनाए हैं तो उस संविधान को जो है ध्वस्त करने का काम ही है ये एक तरह से। तो संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको लागू करना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि समाजवाद, आप जा रहे हो पूंजीवाद के रास्ते पे, उसमें लिखा है सेक्युलर और आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, तो फिर ये संविधान करने का भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। अभी मेरा मानना ये है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और उसमें जो डेटा है उसके अनुसार नीतियाँ बननी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, योजना बननी चाहिए, लोगों को उस गरीबी से ऊपर निकालने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए, उनको आत्मसम्मान देने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन आज जो राजनीति चल रही है वो ऐसा दिख रहा है या ऐसा लग रहा है और ऐसा प्रकट किया जा रहा है कि आरक्षण सब दुखों की दवा है या सब समस्याओं का हल है। वो नहीं है दोस्तों, क्योंकि आरक्षण, जैसे बेरोज़गारी की बात होती है और आरक्षण की बात होती है, आरक्षण से बेरोज़गारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आरक्षण सिर्फ एक एक्स की जगह वाई को नौकरी दे सकता है, रोज़गार दे सकता है, लेकिन बेरोज़गारी तब ख़त्म होगी जब सबको रोज़गार मिलेगा। जब सबको रोज़गार कैसे मिलेगा? आपकी पॉलिसी ऐसी बनेगी जो इन कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट जा कर के बनानी पड़ेगी। ये इनके पक्ष में जब तक पॉलिसीज़ बनती रहेगी, बेरोज़गारी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। और बेरोज़गारी हमारे देश का ही मसला नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में यूरोप में भी बेरोज़गारी है और अमेरिका में भी बेरोज़गारी है और एशियन देशों में, अफ्रीका वगैरह में तो है ही है। तो इस सारी व्यवस्था को बदलने के लिए जब तक योजनाएं नहीं बनेगी और आर्थिक योजनाएं, क्योंकि अर्थनीति ही रोज़गार पैदा करती है, कोई आरक्षण रोज़गार पैदा नहीं करता है। तो और शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वो
बाहर शिक्षण संस्थानों से बाहर निकल करके रोज़गार कर सके, रोज़गार करने में सक्षम हो। आज जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि हमारे यहाँ के इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट्स जितने हैं वो भी जॉब के काबिल नहीं है। उनमें बहुत सारे लोग, मतलब 80% लोग जो है लगभग, मेरे को पूरा डेटा याद नहीं है इसका, लेकिन लगभग 80% से ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटीज़ से निकलने वाले जॉब के काबिल नहीं। तो ये है समस्या। जब तक इन समस्याओं को हल नहीं करेंगे, जब तक सारे लोगों को रोज़गार की पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि सबको रोज़गार मिले, वो कैसे मिलेगा वो अगर आप बात करेंगे तो हम बता सकते हैं वो भी। और कैसे ये शिक्षा, समान शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये डॉक्टर लोहिया ने 50 के दशक में ये नारा लगाया था। तो 70 साल, लगभग 70 साल पहले ये नारा डॉक्टर लोहिया ने लगाया था। उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया और शिक्षा को एक वस्तु बना दी जो खरीदने बेचने की, जो व्यापार करने की। सबसे ज़्यादा व्यापार आज जो है और सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला व्यापार जो है शिक्षा हो गई है। तो आप एक तरफ तो शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि रोज़गार जो है सबको मिल जाए। ये संभव ही नहीं है। सबको शिक्षा मिल जाए ये संभव ही नहीं है। इसलिए मूल जो नीतियां हैं उसमें जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक ये आरक्षण से भी आपका कोई समस्याएं हल हो जाएगी नहीं होगी। आरक्षण मिल जाएगा लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को, कितने लोगों को आप आरक्षण देंगे? परसेंटेज वाइज आप 80% लोगों को आरक्षण भी कर दें, जैसे 65% उन्होंने किया और 10% जो है इनका स्वर्ण का है, तो 75% आरक्षण हो गया लगभग। मान लीजिए बिहार में अगर वो लागू हो जाता है, तो लागू नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए लोग, और लागू हो जाता है, लागू कर देना चाहिए। तब भी कितने लोगों को आप आरक्षण देंगे? आरक्षण में तो सिर्फ सरकार नहीं दे सकते हैं आरक्षण तो, और सरकार में कितने लोग काम करते हैं? बिहार की सरकार में 50 लाख लोग काम कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोग काम कर रहे होंगे। तो 15 लाख लोगों में अगर आप 80% आरक्षण दे भी देंगे तो भी जो 12 करोड़ लोगों की जो प्रॉब्लम है वो कैसे हल होगी? इसलिए आरक्षण हल नहीं है। आरक्षण एक संतोष हो सकता है लोगों को कि हम चलो हमारी भी भागीदारी है, लेकिन उसमें भी जो वंचित वर्ग है, उसमें भी जो सक्षम लोग हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। जो नीचे के पायदान पर, उन वर्गीकरण के बाद भी उन जातियों में जो नीचे के पायदान पे हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हमको ये आरक्षण और जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की लड़ाई तो अपनी जगह है, उसको तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा और आर्थिक नीति, आर्थिक न्याय पे जब तक बात नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक समस्याएं हल होने वाली नहीं है। और आर्थिक न्याय है विकेंद्रीकरण। व्यवस्था का विकेंद्रीकरण जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। समस्या और जटिल होती जाएगी और हमें भ्रमित करते रहेंगे। कभी हमें सीमा की तरफ दिखाएंगे और देखो पाकिस्तान आ रहा है, उधर चीन आ रहा है, और देखो हथियार खरीदने ज़रूरी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप आर्थिक नीति बदलते हैं और लोगों को रोज़गार मुहैया कराते हैं, सब लोगों को रोज़गार मुहैया कराओ। जो भी मार्केट में है, जॉब मार्केट में आता है, उसको रोज़गार मिलना चाहिए। अगर वो मिल जाएगा तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। ये फिर 5 किलो अनाज और सिलेंडर और ये सारी चीज़ें मुफ्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सबको रोज़गार दे देते हैं तो सब अपने आप खरीद लेंगे। क्यों चाहिए किसी को सब्सिडी या किसी को कम?
जिनको सब्सिडी चाहिए वो लोग हैं 60 साल से ऊपर वाले। किसान है जिसने ज़िंदगी भर खेती की, किसानी की, आपका पेट भरा और अब 60 साल का हो गया, वो खेती नहीं कर सकता है, खेत में जा कर के हल नहीं चला सकता है, या पिलाई नहीं करवा सकता है, या वहाँ खरपतवार को नहीं हटा सकता है, उस आदमी को 5,000 रुपये कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए। जब तक आप ये नीतियाँ नहीं बनाएंगे, आप 2,000 रुपये दे देते हो, साल के 6,000 रुपये दे देते हो, उससे क्या होता है? उससे उसके चाय का कप भी नहीं आता है। तो ये जो लोक लुभावन बातें हैं, लाडली बहना वाली योजना है, ये सब बंद करो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप सबको रोज़गार देने की नीति बनाओ, और वो नीति तभी बनेगी जब आप विकेंद्रीकरण करेंगे, तब आप अडानी और अंबानी सेठों को के लिए नीति नहीं बनाएंगे। अभी तो सिर्फ इन लोगों के लिए नीति बन रही है, 100 परिवारों के लिए नीति बन रही है अभी, डूइंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और एक्सपोर्ट और ये वहाँ से FDI और सारे लोगों को क्या लेना देना है उससे? जो आदमी रोटी खाने के लिए जिसके पास वो 5 किलो अनाज पर निर्भर है, उसको FDI और एक्सपोर्ट और इन सब से क्या मतलब है? तो आप उन नीतियों को सुधारो, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात करो, विकेंद्रित राजनीति की बात करो, और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों की साथ साथ बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर के देश में खुशहाली आएगी। केवल आरक्षण और जाति जनगणना से खुशहाली नहीं आएगी। हाँ, ये सही है कि उससे डेटा मिलेगा और उसके हिसाब से योजनाएं बनेगी, पर योजनाएं उस तरह से लागू भी हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, कहाँ लागू हुई? किसने लागू की बताइए? और लागू की तो फिर आज मुस्लिमों की हालत ऐसी क्यों है? तो ये इन प्रश्नों पर भी बात करनी पड़ेगी। जब तक आप इन प्रश्नों पर बात नहीं करेंगे, देश के साथ न्याय नहीं होगा। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता था, और ये इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत।